एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। केबीएस पीजीटी की रिवीजन क्लास ये थर्ड होगी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कल हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किए थे, जिसमें हमने नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए थे। आज हम 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको यहाँ से डिस्कस कराएंगे और बताएंगे किस तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो आज 200 एमसीक्यूज देखने के लिए आप जरूर तैयार रहिएगा। अभी वीडियो के लास्ट में ये सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हुए आप सारे एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करिए। इसमें देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी होमोजेनस सॉल्यूशन आर दोज व्हिच ओनली डिपेंड्स अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशंस की, किसी होमोजेनस सॉल्यूशंस की वो होती है जो डिपेंड करती है उस सॉल्यूट की क्वांटिटी पे। द नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट इफेक्ट एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो सॉल्यूट का नेचर्स है वो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करता है। प्रत्येक लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में इफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो सॉल्वेंट का नेचर है वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकता है। द फोर वेल नोन एग्जाम्पल्स आर ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। वो पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तीसरा क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये सारे चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर्स कैसे निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशंस की, और एक बात और, जो भी स्टूडेंट ये नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स की आपको शार्ट वाइज रिवीजन और लॉन्ग नोट्स, दोनों नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस समय जो नोट्स मिल रहे हैं वो शार्ट रिविजन्स के नोट्स मिल रहे हैं। अगर आप अभी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो प्रीवियस जितने नोट्स मिले हुए हैं सब आपको मिल जाएंगे। तो आइडियल सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आइडियल सोल्यूशन आर दोज व्हिच फॉलो द राउल्ट लॉ। आइडियल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होगा जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आइडियल सोल्यूशन इन व्हिच पी थ्योरेटिकल बराबर पी ऑब्जर्व, यानी प्रेशर जो थ्योरेटिकल होगा और जो प्रेशर आप ऑब्जर्व करेंगे वो दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, बराबर होंगे। पी थ्योरेटिकल बराबर पी टोटल, और पी टोटल किसके बराबर होगा, पी प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, और ओ किसके बराबर होगा, प्रेशर ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस प्रेशर बी नॉट इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे देखिए राउल्ट लॉ का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ आप जो बनाते हैं प्रेशर और फ्रैक्शन के बीच में, मोल फ्रैक्शंस के बीच में साथ बनाते हैं ग्राफ। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है। ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, और यहाँ से एक लाइन जाती है जो कि क्या बताती है, जो पार्शियल प्रेशर टोटल है पी ए प्लस पी बी का। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनता है। एक बार क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है। दूसरी बार यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। अब देखिए, जो इन आइडियल सोल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द पेवर कंपोनेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन इज 0 एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0। तो हमेशा याद रखिएगा जो आइडियल सोल्यूशंस बन रहा है उसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी वो भी 0 होगी, और जो डेल्टा एल मिक्स वैल्यूम होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। नो हीट इज ऑब्जर्व्ड आर इवॉल्व्ड व्हेन दी कंपोनेंट आर मिक्सड। कोई भी हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना ही इवॉल्व होगी जब भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को आप आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा, बी सोल्यूशन माइनस बी सॉल्यूट प्लस बी सॉल्वेंट। तो ये तो कुछ आपको आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन हुई सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट जो इंट्रैक्शन होगा और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होंगे टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस, दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन क्या होंगे, इक्वल्स होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस के। ये देखिए सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो रहा है, और इससे क्या बन रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसके इंट्रैक्शन के बराबर होंगे ये दोनों इंट्रैक्शंस। A perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior.
जरूरी नहीं कि सभी सोल्यूशन जो आपको मिलेंगे वो परफेक्टली आइडियल होंगे, ऐसा मिलना बहुत रेयर है, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो नियरली आइडियल। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कौन सा सोल्यूशन इसमें क्या होगा, आइडियल होगा। तो आइडियल के नियरली क्या है, बेंजीन है और टालुइन है, याद कर लीजिए बेंजीन है और टालुइन है। कभी कभी एग्जाम्पल डायरेक्टली भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगला है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। नेक्स्ट देखिएगा ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, ये भी है आपका। तो इन तीनों एग्जांपल्स को याद रखिएगा, एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, बेंजीन एंड टालुइन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। अब हम चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ। आपके पास समय बहुत कम है, आपको वन शॉट रिवीजन कराना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ over the entire range of concentration then it is called non ideal solution। अगर कोई भी आपका सोल्यूशन है और राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट लॉ। इट इज इफ इट इज हायर द सॉल्यूट एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। अगर वो कंसंट्रेशन जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, हायर है, जो सॉल्यूट होता है वो कैसे एग्जिबिट करता है, वो पॉजिटिव डेविएशन उसमें आ जाता है। एंड इफ द लोअर, और अगर क्या है वेपर प्रेशर लोअर हो जा रहा है तो इट एग्जिबिट डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, अभी हम बताएंगे किस तरीके से यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर कोई नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं तो पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल्स नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा चीज, इसमें दो तरीके की डेविएशन मिलती है, एक तो नेगेटिव डेविएशन मिलती है और दूसरा क्या मिलती है, पॉजिटिव डेविएशन मिलती है। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज़्यादा होगा थ्योरेटिकल प्रेशर से, और नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब प्रेशर थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा प्रेशर ऑब्जर्व्ड से। एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि नेगेटिव जो डेविएशन होता है उसमें जो प्रेशर होता है थ्योरेटिकल का ज़्यादा होता है कि ऑब्जर्व्ड का ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव डेविएशन में थ्योरेटिकल का ज़्यादा होगा और पॉजिटिव डेविएशन जब होगा तो ऑब्जर्व्ड का ज़्यादा होगा। अब देखिए जो राउल्ट लॉ का आपने ग्राफ बनाया था, अभी आपने ऊपर ग्राफ बनाया था राउल्ट लॉ का, उसमें आपने प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस को दिखाया था। ये आपने सिंपल क्या दिखाया था, पी ए और पीबी का पार्शियल प्रेशर दिखाया था। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन से जब प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो आपका पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। तो देखिए ये प्रेशर, ये जो लाइन थी ये वाली पहले से थी, अब जो डेविएशन आ गया तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसका भी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसका भी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है। और जब नेगेटिव डेविएशन आएगा तो प्रेशर क्या हो रहा है, थोड़ा सा लो हो रहा है। जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है उसका मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशंस का वो क्या रहा है, डाउन हो रहा है। अगर डाउन हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रट लीजिए कि कहीं अगर HCl प्लस वाटर होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, ईथर प्लस क्लोरोफार्म होगा नेगेटिव डेविएशन होगा, एसीटोन और क्लोरोफार्म होगा नेगेटिव डेविएशन होगा, HNO3 और वाटर होगा नेगेटिव डेविएशन होगा, फिनाल प्लस एनिलीन होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर रट के जाएंगे एग्जाम में। HCl प्लस वाटर, ईथर प्लस क्लोरोफार्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म, HNO3 प्लस H2O, दूसरा क्या है फिनाल एंड एनिलीन। ये सब के सब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन AB एज मोर एज कम्पेयर टू AA और BB। तो अगर बात करें नेगेटिव डेविएशन के केस में तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। दूसरा टर्म हम देख लेंगे, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा बी सोल्यूशंस की ज़्यादा होगी और डेल्टा एच क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल्स क्या होगा, एथेनॉल प्लस वाटर, C2H5OH प्लस वाटर। दूसरा क्या होगा CH3OH मेथेनॉल प्लस वाटर। याद कर लीजिए एल्कोहल प्लस वाटर में पॉजिटिव डेविएशन होगा PA, यानी पी जाओ एल्कोहल्स की अगर कहीं बात आएगी एल्कोहल्स का, चाहे एथाइल एल्कोहल्स चाहे मेथाइल एल्कोहल्स, उन दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगला है CO2 प्लस एसीटोन, CO2 और एसीटोन में भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा।
एसीटोन और CCl4 में भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये चारों एग्जांपल्स आप जरूर याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB इज वीकर। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव वाले केस में, पॉजिटिव डेविएशंस में, वो सालूट और साल्वेंट का क्या होगा, वीक होगा एज कंपेयर टू सालूट सालूट साल्वेंट साल्वेंट की। यहाँ पे जो डेल्टा बी सोल्यूशंस की होगी 0 से ज़्यादा होगी और ये डेल्टा एच भी क्या होगा, 0 से अबव होगा। तो ये वाला पॉइंट आप बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर पढ़ें। अब अगला हम देखते हैं, अगली कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा सभी को पता है कि जैसे हम वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। अगर हम बात करें तो फॉर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा पॉइंट, किसी भी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर उस लिक्विड का किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल्स हो जाए, उसी पॉइंट को आप उस लिक्विड का क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्वेंट का वो डिक्रीज करेगा जब आप उसमें क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल देंगे। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम तभी होगा, उसमें चेंजिंग तभी आ जाएगी जब उसमें क्या करेंगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट आप सॉल्यूट आप डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो फिगर दिया गया है, एक तो आपका सॉल्वेंट था और दूसरा आपका क्या था, सोल्यूशन था। ये आपका वेपर प्रेशर से, इसका वेपर प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर है। दूसरा आपका सोल्यूशंस का वेपर प्रेशर है। अगर आप क्या कह रहे हैं, जो सोल्यूशंस है उसका वेपर प्रेशर TB है और इसका क्या है, सॉल्वेंट का TB0 है, यानी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, TB0 है। अब यहाँ पे अगर सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का अगर जो गैप है, इसको आप क्या लिखेंगे, डेल्टा TB, और यही आगे चल के क्या बनेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को कहेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रही है वही क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी सालूट और सॉल्वेंट, सोल्यूशन और सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं उस दोनों में जो चेंजिंग आ रही है, जो डिक्रीज हो रहा है, उसी को आप क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिएगा, द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सोल्यूशन लाई बिलो द कर्व ऑफ प्योर वाटर। The vapor pressure of solution lie below the curve of pure water. Delta TB is the elevation of boiling point of a solvent in solution. किसी भी सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है, उसको डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हायर होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन व्हिच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, जिसमें उस सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जाता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जो सॉल्यूशंस होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा देन कंपेयर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आप क्या कर रहे हैं, उसमें डिजॉल्व डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0, यानी जो भी आपका TB है सॉल्यूशंस का, उसमें से किसको घटा देंगे, सॉल्वेंट को घटा देंगे, तो डेल्टा TB बराबर क्या होगा, TB माइनस TB0 इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग हमेशा इसको याद कर लीजिएगा, एक सॉल्यूट का होगा, दूसरा सोल्यूशन का होगा, यानी सॉल्वेंट का। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सोल्यूशंस। एक किसके बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो डेल्टा PB किसके बराबर होगी, मोलरिटी की, और वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, यानी डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट।
अब जो सालूट होगा, अगर सालूट क्या है, यम है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी की डेफिनेशंस क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिल गया, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी बराबर आपको यहाँ से क्या मिला, के बी इंटू एम। के बी आपने क्या किया, जब इस साइन को हटाया प्रोपोर्शनलिटी के, तो यहाँ पे एक आपने कांस्टेंट लगाया जिसे क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप इससे क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस अगर 2018 का क्वेश्चन पेपर आप सोल्यूशन देखे होंगे पार्ट वाला, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। अगला देखेंगे यूनिट ऑफ के बी। जो के बी होता है, ये दोनों फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा यहाँ से। अगला देखेंगे यूनिट ऑफ के बी। तो के बी की जो यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो याद कर लीजिएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ सालूट डिवाइड बाई वेट इन किलोग्राम। और नंबर ऑफ सालूट कैसे निकालते हैं, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान एम, यानी वेट जो होता है डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला पता चल गया। अब ये जो मोलरिटी एम की वैल्यू है उसको किस में रखेंगे, जो आपने फार्मूला निकाला था डेल्टा टी पी बराबर के बी इंटू एम, इसी फार्मूले में इसको रख दीजिए। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वेट है, इंटू 1000 डिवाइड बाई एम का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, इंटू डब्ल्यू जो भी है आपका वेट सॉल्वेंट का, वो किस में है, ग्राम में है। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किलोग्राम में है तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक फार्मूला मिला। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए, इसी क्वेश्चन को अगर आपको याद है कि डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई एम इंटू डब्ल्यू इन ग्राम। अब यहीं से अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, किसी का अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है और एलिवेशन कांस्टेंट दिया है, तो यहाँ से अगर आपको एम निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सालूट। डब्ल्यू ग्राम क्या है, जो आपका सालूट सॉल्वेंट है उसका क्या है, वो है वेट है। तो इसी फार्मूले से आप क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को करेंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज ए लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशंस का, वही काज करता है लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, इससे भी हम एक फार्मूला निकालेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस at which vapor pressure of its liquid state is equal vapor pressure of its solid state। यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी सबस्टेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। यानी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर एक दूसरे के इक्वल्स हो जाए तो वही पॉइंट क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसे किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा let TF naught is the freezing point of pure solvent and TF is its freezing point. When non-volatile solute is dissolved in it, the decrease in freezing point। यही आपने आगे बॉइलिंग पॉइंट में भी लिखा था कि अगर हम क्या करेंगे, किसी भी मिक्सचर्स में अगर कोई भी मिक्सचर्स है उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड कर दे रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। और यही चीज़ आप किस में देख रहे हैं, यही चीज़ आप फ्रीजिंग पॉइंट में ही कह रहे हैं कि द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट तो सेम हो गए, आप दोनों याद कर लीजिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी डालेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम होगा और जो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो भी कम होगा। तो यहाँ से देखिए कोई भी आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट है और एक सोल्यूशंस है, एक का आपने किससे डिनोट किया है, TF से, और दूसरा का किससे, TF नॉट से। और इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वही क्या होगा, डेल्टा TF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब देखिए डेल्टा TF बराबर यहाँ अलग होगा, वहाँ पे क्या था, TB माइनस TB नॉट
और यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। आपका जो TF नॉट है उसमें से किसको घटाएंगे, इसको हटाएंगे, जो लिक्विड सॉल्वेंट्स का सॉल्यूशंस का है उसको इसमें घटाएंगे। तो देखिएगा इस वाले फार्मूले में चेंजिंग है, इसको याद कर लीजिएगा। डेल्टा TF बराबर क्या होगा, TF नॉट माइनस TF। और डेल्टा TF किस पे डिपेंड करता है, सालूट पे। जैसे आपका क्या TB भी डिपेंड करता था सालूट पे, तो वो भी उसके नंबर ऑफ सालूट यानी नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या होगा, मोलिलिटी। तो डेल्टा TF बराबर, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगाएंगे, KF लगाएंगे, और वहाँ पे क्या लगाए थे, TF लगाए थे। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू यम क्या है, मोलिलिटी, और यहाँ से मोलिलिटी का फार्मूला रख देंगे। मोलिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू वेट इन kg, यही फार्मूला होता है मोलिलिटी का। तो यहाँ से आप उसको रखेंगे तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन और मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो हर एक टॉपिक का अगर लेक्चर्स लेते तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता। मे भी अगर आप अगर थोड़ा सा भी बहुत पढ़े होंगे KVS PGT केमिस्ट्री के लिए अथवा अपने एग्जाम्स के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। KF बराबर क्या होगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, अथवा इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपने बताया कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है N/W इन kg, और N बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेट अपान मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दिया गया है, तो यही फार्मूला आपको मिला है। अब आगे आप क्या करेंगे, तो डेल्टा इसी को यम की जगह पे रखेंगे, तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF इंटू W अपान यम इंटू W kg। ये तो तब था जब वेट किलोग्राम में था, अगर हम वेट ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको दूसरा फार्मूला मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप लोग याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि डिप्रेशन इन ब्रीजिंग पॉइंट होंगे, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। आप इस कर्व को देख लीजिए, बस इतनी की जरूर रिक्वायरमेंट है आपको, इस फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। KF इंटू W इंटू 1000 इंटू वेट मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन ग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो प्योर लिक्विड होता है वाटर, उसका जो KF होता है 1.86 इंटू केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, और जो KB होता है उसका जो होता है वो क्या होता है, वाटर का KB क्या होता है 0.52 इंटू केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, और हमेशा जो KF होता है वो KB से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक फार्मूला यहाँ से और जनरेट होता है KF और KB का। KF बराबर R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। KB का भी एक फार्मूला और आपको मिलता है, R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू H डेल्टा वेपर प्रेशर। तो R क्या है, गैस कांस्टेंट है, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ दी सॉल्वेंट है, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट है, डेल्टा फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, डेल्टा BF क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है अथवा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो आपको जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया हो सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर्स की, तो इसके लिए हमें एक टर्म जानना होगा जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिसे आप SPM लिख रहे हैं। यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो कहती है हम केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अपने आर पार जाने देंगे, यानी ओनली किसको परमिट करती है, सॉल्वेंट को। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज मेम्ब्रेन बट पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट इज हिंड्रेड, यानी सॉल्वेंट को तो परमिट कर देती है लेकिन सॉल्यूट को नहीं कर पाती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यही फंक्शन है। तो याद रखिएगा, सॉल्वेंट को तो करेगी परमिट, अलाउ कर देगी जाने के लिए, लेकिन सॉल्वेंट को नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पे आपके कोई भी प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशंस है, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से, यही लिखा गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेगी, एक तरफ तो प्योर लिक्विड हमने वाटर रखा है और एक तरफ सोल्यूशन रखा है जिसमें NaCl प्लस वाटर है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। अब अगर कहीं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और कभी क्या करता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इस तरीके से होगा। और अगर कहीं यहाँ पे आप प्रेशर और अप्लाई कर दें तो जिस डायरेक्शन में आप चाहेंगे उसी अनुसार ही मूव आउट करेगा।
तो इस तरीके से आगे आपको एक टर्म मिलेगा ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द मीन्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर जो सॉल्वेंट है वो फ्लो कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे आप क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड दी ऑस्मोसिस। अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम कि जो कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं इस ऑस्मोसिस को, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम सुरक्षा कर रहे हैं कि हायर से लोअर की तरफ ना जाने पाए, लोअर से हायर की तरफ जाए या फिर कोई और चेंजिंग का ना हो। तो वहाँ पे हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहेंगे। तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं, द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू एन सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम जो एक्सेस प्रेशर दे रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर्स कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दैट इज टू स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, यानी हम क्या करेंगे? रोकेंगे कि आप जो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है उस प्रोसेस को हम रोकेंगे, उसके लिए हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अगर पहले प्रेशर पी था, अब हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पाई से डिनोट कर रहे हैं। तो यही पाई क्या होगा? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर्स होगा। अब एक देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब जैसे आपके घर में क्या लगा होता है? आरओ लगा होता है। सबके घरों में आजकल वाटर को फिल्टर करने के लिए आरओ का यूज करते हैं। तो अगर हम आरओ का बात करें तो आरओ में क्या होता है? जब क्या हो, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो? ज़्यादा हो प्रेशर्स, व्हेन दी सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जब भी सॉल्वेंट किसकी तरफ जाए? लोअर से हायर की तरफ जाए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। जब भी सॉल्वेंट लोअर से हायर की तरफ जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स कहते हैं, और हायर से लोअर की तरफ जाए तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको जरूर याद रखना है। आपने गैस के लिए एक इक्वेशन पढ़ा था पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे पी क्या था? प्रेशर था। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो हमने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखेंगे, तो पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी लिख सकते हैं, अथवा पाई इज इक्वल टू एन अपान बी इज इक्वल टू इंटू आर टी लिख सकते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम्स बराबर किसके होता है? मोलरिटी के बराबर होता है, अथवा किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे आप एम भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो आपको मिलेगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। दूसरा इक्वेशन ऐसे भी मिल सकता है पाई इज इक्वल टू एम आर टी। तो दोनों इक्वेशन आपके सही हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लिए। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर्स है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी मोलरिटी। ऑस्मोटिक जो प्रेशर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। सी इज दी सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर टी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर को आप जानते हैं आई से डिनोट करते हैं। वांट हाफ फैक्टर को जानने से पहले हम उन सारे टर्म को देखेंगे जो हमने कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज में अभी तक पढ़ लिया है। हमने पहला टर्म पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या देखा था हमने? पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए बराबर यक्स सालूट बराबर एन सालूट डिवाइड बाई एन सालूट नंबर ऑफ सालूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो नंबर ऑफ सालूट होता है और नंबर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? इक्वल्स हो जाते हैं। आज सोल्यूशन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी डिसोसिएट वो नहीं होते हैं। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब का आप फर्दर डिसोसिएशन नहीं कर सकते हैं। वो सोल्यूशंस क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। दूसरा आपने फार्मूला क्या निकाला था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। अगला फार्मूला आपने क्या निकाला? अगला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या निकाला? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। अगला क्या निकाला? ऑस्मोटिक प्रेशर्स का पाई इज इक्वल टू सी आर टी एम अथवा पाई इज इक्वल टू एम आर टी ये वाला फार्मूला आपने निकाला। अब देखिए अगर कोई एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, अगर इसको आप डिसोसिएट करिए तो Na प्लस Cl में डिवाइड हो जा रहा है। आपका NaCl कितना मोल था? 1 मोल था, लेकिन जब आप इसको डिसोसिएट कर दिए तो 2 मोल्स आपको मिला। यानी जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी
वो कैलकुलेटिव कोलिपरेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वल्स नहीं मिली। जैसा आप सोच रहे थे कि हमने एक मोल्स लिया तो एक ही मोल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप एक मोल लिए हैं तो दो मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर का जो फार्मूला यहाँ से एक आता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यानी यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 1 था, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो आप देखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया, 2 हो गया, और पहले डिसोसिएशन की कितना था, 1 था। तो इसका वांट हाफ फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ रहे ना मेरी बात। वांट हाफ फैक्टर बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हैं और डिवाइड बाई डिसोसिएशन के पहले कितने मोल्स हैं। तो ये फार्मूला डायरेक्टली भी पूछा जाता है, याद कर लीजिए, नहीं तो आपको कभी कभी पूछा जाता है वांट हाफ फैक्टर क्या होगा, क्योंकि आगे मैंने आपको कुछ फार्मूला बताए थे जहाँ पे हमने कहा था कि फॉर्मेलिटी निकालना हो, नॉर्मलिटी निकालना हो तो वांट हाफ फैक्टर पता है तो निकाल सकते हैं। अब देखिए डिसोसिएशन जब हो रहा है तो NaCl का पहले कितना मोल था, 1, अब जब कर दिए तो कितना हुआ, 2, तो यही लिखा I = 2/2 1 बराबर 2, इसका वांट हाफ फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसी तरीके से MgCl है, MgCl है, यानी क्या है यहाँ पे, MgCl2, यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे ना, MgCl2 होता है। अगर आप बात करें तो MgCl2 का जब आप निकालेंगे यहाँ पे देखेंगे वांट हाफ फैक्टर्स, तो किसमें ब्रेक होगा, इसमें ब्रेक जब होगा तो दो तरीके से ब्रेक होगा, एक तो Mg+2 का बनेगा और दूसरा क्या होगा, 2Cl-। तो पहले तो MgCl2 का आपने एक मोल लिया था, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, MgCl2 का एक मोल था और जब आपने इसको डिसोसिएट किया तो आपको कितने मोल मिले, 3 मोल मिल गए। तो वांट हाफ फैक्टर कहता है कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल हैं और उसके बाद बिफोर डिसोसिएशन के, तो आफ्टर डिसोसिएशन 3 मोल्स मिले और पहले कितना था, 1 मोल्स था, तो बराबर वांट हाफ फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसी तरीके से देखिए Al2SO4 थ्रायस है, अब इसका 1 मोल्स था, 100% इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो 2Al+3 + 3SO4 आयन मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, 5 मोल्स मिल रहे हैं। पहले कितना था, पहले कितना था, 1 मोल्स था और उसके बाद मिला आफ्टर कितना मिला, 5, 5/1 बराबर कितना होगा, 5। तो इसीलिए Al2SO4 का वांट हाफ फैक्टर कितना आएगा, 5 आएगा। अगला चीज़ देखेंगे K4FeCN6, डिसोसिएशन के पहले इसका 1 मोल्स था, लेकिन जब आप इसका डिसोसिएट कर दिए तो 4K प्लस FeCN6 4-, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म जानना आपको। तो यहाँ से आपके 5 मोल बन गए, तो I की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो मे भी आपको वहाँ पे वांट हाफ फैक्टर निकाल लिए होंगे। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है देन कंपेयर ऑफ कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा फार्मूला वांट हाफ फैक्टर का क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से एक टर्म आप और पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात करें तो उसे अल्फा से भी डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए NaCl है तो Na+Cl- में ब्रेक हो रहा है। अगर इसका इनिशियल जब आपने लिया था कंसंट्रेशन 1 था, फिर इसका 0 था, इसका 0 था, एट इक्विलिब्रियम पे इसका 1 - अल्फा हो गया, तो इसका क्या हुआ, अल्फा प्लस अल्फा। तो यहाँ से जब आप वांट हाफ फैक्टर निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1। इस तरीके से आप इसका निकालेंगे तो क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा, और अल्फा अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है किसी भी मालिक्यूल्स का तो अल्फा बराबर 1 रखेंगे, और अगर अल्फा बराबर 1 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगी वांट हाफ की जो आपने पहले निकाला था। NaCl का वांट हाफ फैक्टर पहले भी 2 आया था, अब भी 2 भी आया गया, इसी से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी। इसी तरीके से MgCl2 का भी जब निकालेंगे तो पहले 1 मोल था, 0 फिर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 - अल्फा हुआ, यहाँ पे अल्फा हुआ, इसका 2 मोल है तो 2 अल्फा हुआ, 2 अल्फा प्लस अल्फा 1 - अल्फा डिवाइड बाई 1, सबको ऐड करिए, 1 + 2 अल्फा आ गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हुआ, 3 आ गया। यही डिसोसिएशन आपको पहले भी मिला था, वांट हाफ फैक्टर्स। अब इसी तरीके से इसका भी आप निकाल के चेक करेंगे तो ये सारे वांट हाफ फैक्टर इस तरीके से भी इसी आएंगे।
अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल्स एन है उसका डिसोसिएशन अगर एन में कर रहे हैं तो पहले इसको क्या मानेंगे 1, फिर इसको 0 मानेंगे, फिर आफ्टर इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा होगा, फिर एन अल्फा हो जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जितने उसके होंगे, स्टोमेट्रिक कॉफिशिएंट जितना होगा एन अल्फा हो जाएगा। इसीलिए आई इज इक्वल टू निकालते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, जितना आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, वे फोर्स रहेंगे। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलता है डिसोसिएशन का, जो भी आपका फार्मूला यहाँ से मिलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा का एक फार्मूला यहाँ से आपको बन के निकलता है आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1, आई माइनस 1 एन माइनस 1। आई क्या है यहाँ पे, वांट हाफ फैक्टर्स हैं -1 और एन माइनस 1। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। जो वांट हाफ फैक्टर है लेस देन 1 होता है आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स आप CH3 COH को ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उसमें 100% एसोसिएशन हो रहा है। जब भी किसी एसिड को बेंजीन के सॉल्वेंट में आप डालते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं, तो डायामेराइज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन सोल्यूशन आर डायामेराइज्ड। डायामेराइज का क्या मतलब, उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, कोलाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसी के थ्रू क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले 1 मोल आपने लिया था, 2 मोल इसके बन गए, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एसोसिएशन के केस में। इस तरीके से अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, बेंजोइक एसिड की एल्कोहल से C6H5OH, अब यहाँ पे अगर आप निकाल रहे हैं तो ये फिनाल भी क्या है, यहाँ पे बेंजीन का सोल्यूशन है, इसमें अगर आप इसको रखेंगे तो डायमेराइज हो जाएगा। तो पहले 1 था फिर 2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किससे ज़्यादा हो गया, कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ट्राइमर है 3A, 100% डिसोसिएशन हो रहा तो क्या होगा 1/3 होगा, ऐसे कर दीजिए। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इसके लिए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल क्या है 1 है फिर 0 है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 1 माइनस अल्फा है, फिर अल्फा/2 हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। आई काउंट करेंगे 1 माइनस अल्फा/2 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा/2। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 तब रखेंगे जब डिसोसिएशन 100% होगा, तो वैल्यू फिर वही निकल के आएगी जो आगे आपने निकाला था। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला आपने देखा है, एक तो आपने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रोसेस देखा है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा है, और इसके अलावा आपने ऑस्मोटिक प्रेशर्स देखा है। अगर कोई भी डिसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन नहीं है तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी मोर देन 1 होगी। हमेशा याद रखिएगा, कोई डिसोसिएशन कोई एसोसिएशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे यूरिया में रखेंगे, ग्लूकोज में रखेंगे, सुक्रोज में रखेंगे, यहाँ जहाँ पे कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन ना हो। अब देखिए इसी फार्मूले में आई की वैल्यू आप रख के भी निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एसोसिएशन का मतलब है लेस देन 1 आई की वैल्यू, और डिसोसिएशन का मतलब है आई की वैल्यू मोर देन 1। हमेशा ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखवाया हुआ है। एट ए गिवन टेम्परेचर व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग विल है मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ से आपने क्या किया पाई CRT इंटू आई। CRT क्या है, कंसनट्रेशन तो सबके लिए सेम है 1 m। गैस कांस्टेंट भी सबके लिए सेम है, अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो वही टेम्परेचर सबके लिए होगा। अब डिपेंड करेगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या होगी, NaCl के लिए वांट हाफ फैक्टर 2 आएगा, Na2SO4 के लिए क्या आएगा 3 आएगा, Al2SO4 के लिए वांट हाफ फैक्टर 5 आएगा। तो जिसका वांट हाफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया है कि वांट हाफ फैक्टर निकालना ज़रूरी क्यों है। अगर आप वांट हाफ फैक्टर्स निकाल ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर्स निकल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर्स ज़्यादा होगा। ये तो सबके लिए सेम होगा, जो कंसनट्रेशन है, टेम्परेचर है, गैस कॉन्स्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें
तो ए वाला जो है जिसका वांट हाफ फैक्टर ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अगला देखिए दिया गया है अरेंज ऑस्मोटिक प्रेशर्स। यूरिया का आई की वैल्यू जो होती है 1 होती है क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा नहीं। एसिटिक एसिड उसका बेंजोइक एसिड का 1/2 होता है, NaCl का 2 होता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? इसका है NaCl का, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर यूरिया का, फिर इसका होगा, फिर इसका। देखिए कितने आसान से प्रश्न है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द मोलरिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर है, उसकी मोलरिटी कितना होगी? तो अगर हम बात करें मोलरिटी की तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? तो n बराबर क्या करते हैं? वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है? 648 और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? 18 होता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 मोल आ जाएगा। ये तो मिल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो सॉल्वेंट का मास होगा वो कितना होगा? दिया है 648 ग्राम। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मोलरिटी बराबर 36 इंटू 648, तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और है, एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास की अगर हम बात करें तो जैसे कोई एसोसिएशन में है, जैसे एसिटिक एसिड आपने लिया था तो यहाँ पे उसका मोलर मास तो क्या था? 60 था, नॉर्मल मोलर मास एक्सपेक्टेड। जब इसका आप 100% डिसोसिएशन कर दिए तो बेंजीन के सोल्यूशन में तो क्या किया? जाके डायमराइज हो गया, यानी दो मॉलिक्यूल्स उसको आपस में ज्वाइंट हो गए। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास बना डाइमर का वो क्या हुआ? 120 हो गया। इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कह रहे हैं। यानी था तो पहले एक एसिटिक एसिड का 60 था, और जब आपने दो कंबाइन कर दिया, दोनों डायमराइज हो गए, कंबाइन कर लिए तो बढ़ गया, एबनॉर्मल मोलर मास आ गया 120। अब यहाँ पे आई कैसे निकालेंगे? तो आई इज इक्वल टू 1/2 एसिटिक एसिड का आया था, तो 1 की जगह पे 60 रखेंगे, 2 की जगह पे 120 रखेंगे, तो जो वैल्यू आपकी वही आएगी ना, 1/2 पहले भी आ रहा था, मैं इसका आई की वैल्यू वही अब भी आएगी। अब देखिए यहाँ से आपको वांट हाफ फैक्टर का एक फार्मूला और मिल गया। क्या मिला? नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल मोलर मास। अगर नॉर्मल मोलर मास को डिवाइड कर दिया जाए एब नॉर्मल मोलर मास से तो आपको वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में आया है। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है। अगर KBS PGT 2017 का क्वेश्चन पेपर जो स्टूडेंट नोट्स लिए होंगे उनको वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर मिला होगा, वो लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ सम गैसेज एट 293 केल्विन एट गिवन बिलो, अरेंज द गैस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। कुछ यहाँ पे गैसेस दी गई हैं और उनका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, यानी KH की। यही तो हेनरी कांस्टेंट है। तो हेनरी लॉ कहता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ पे KH हेनरी कांस्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या बताता है? हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा आपकी KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका है? इसकी वैल्यू है KH की। सबसे लेस सॉल्युबल क्या होगा? यही होगा, हीलियम सबसे लेस सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, हेंस हीलियम इज हायर KH वैल्यू एंड लेस सॉल्युबिलिटी। हीलियम की जो हायर वैल्यू है KH की, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इसकी लेस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मोर होगी। तो याद करिएगा, एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, KH इंटू सॉल्युबिलिटी। अगर KH ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी लेस होगी, अगर KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी यहाँ पे लिख दिया गया है, देख लीजिए चारों गैसेस का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन से लिया गया है। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 100% वेट बाई वेट ग्लूकोज।
यहाँ पे देखेंगे ये मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए आप एक फार्मूला यूज करेंगे। एक्स बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दूसरा एक्स बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी सालूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सालूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से एक्स ए और एक्स बी हैं, तो मोल फ्रैक्शंस आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है, ग्लूकोज का गिवन मास तो दिया है 10 और मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है 180, तो आप इसको करेंगे तो 0.055 मोल आएगा। वाटर का देखिए, सॉल्वेंट अगर आपने वाटर लिया था 100%, उसमें 10% ग्लूकोज डाल दिया तो 90% वाटर होगा उसमें, तो 90 होगा उसका वेट डिवाइड बाई 18, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शंस मिल जाएगा। तो ये दिया है मोल फ्रैक्शंस बराबर 0.01 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इन वाटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दी लॉ व्हिच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर्स। कौन सा ऐसा नियम है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर्स में बताता है, तो वो लॉ आपका हेनरी लॉ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी मोल फ्रैक्शंस ऑफ एथेनॉल इन ए सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% एथेनॉल बाई मास। तो आपने अभी फार्मूला क्या लगाया था, एक्स ए बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी, यही वाला लगाया था ना। तो इसी फार्मूले से आप फिर से करेंगे। दोनों का पहले क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। एक तो आप किसका निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल। तो सबसे पहले मास निकालना होगा, फिर उसका क्या करना होगा, वेट निकालना होगा। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, सॉल्यूशंस भी यहाँ पे गिवन है, आप देखिएगा और इसका आंसर क्या आएगा 0.69 आएगा। आप प्रैक्टिस बहुत करिए। मोल फ्रैक्शंस तो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछ जाते हैं, कह सकते हैं कि पीजीटी का एकदम चहेता वाला प्रश्न है मोल फ्रैक्शंस। अगला देखिएगा, ए हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ए ग्राउंड लेवल, दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब यहाँ पे देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ गए हैं। जो भी हम आपको बता रहे थे कि हम आज 100-200 प्रश्न कराने वाले हैं, देखते हैं कितना लंबा हो पाएगा। तो देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कल ही हमने आपको जब सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया तभी हमने आपको ये प्रश्न कराया था कि अगर हमारे 3 मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, तो वहाँ पे हमारे 9 तरीके की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दूसरा क्या है, फॉर ए 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस कंडीशन में क्या होगा, मोलरिटी और नॉर्मलिटी एक दूसरे के इक्वल्स होंगी। अगला है, व्हिच रिप्रेजेंट ए मेटा स्टेबल सिस्टम। मेटा स्टेबल सिस्टम का मतलब है ए सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होगा, ए सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म आर इंडिपेंडेंट द टेम्परेचर्स। तो इसके लिए कल मैंने एक आपको लेक्चर्स जब दिया था उसमें हमने बताया था कि कुछ टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और कुछ टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें हमने कहा था मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये दोनों क्या हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी ये दोनों क्या हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। अगला हमने कहा था मोलरिटी एक्सप्रेटिन, इसकी मैंने मोलरिटी की यूनिट बताई, मोलरिटी की यूनिट हमने बताई थी मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मोलर सोल्यूशन इन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस और टेम्परेचर, इन तीनों पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। जब कोई भी सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी में यूज हो तो हम वहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं। हमने कहा क्या बताया था कल,
जब भी इस फार्मूले को आप लिखते हैं तो 10 की पावर क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं, पार्ट्स पर मिलियन वाला जब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 2 इमिसिबल लिक्विड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द अपर लेयर्स विल बी, क्या होगा, इन फिक्स्ड रेशियो विथ दैट इन द लोअर लेयर। अगला है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ग्राम इक्विवेलेंट तो नॉर्मलिटी के लिए लिखते हैं, नंबर ऑफ वेट इन किलोग्राम जो लिखते हैं वो मोलरिटी के लिए लिखते हैं। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि आपको ये क्वेश्चन हमारे कैसे लग रहे हैं। कल हम और भी सारे क्वेश्चन अगले चैप्टर्स के लेके आएंगे। बच्चे बहुत भागते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से दूर, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत कम समय लगेगा। द वॉल्यूम ऑफ 0.2 n बेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली विथ 0.5 लीटर ऑफ एंड 0.n एसिड, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वाला राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 12 का क्या होगा, द 30 ml ऑफ सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाई 50 ml ऑफ 0.2 n द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशंस। कल ही हमने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशंस की आप कैसे निकालते हैं। इसका ऑप्शन आएगा 0.1 n। n का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी से यहाँ पे हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 सोल्यूशन रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.2 m NaOH सोल्यूशन इज, तो कितना इसका आंसर आएगा, 50 ml आएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अगला है द वॉल्यूम ऑफ 0.05 m H2SO4 नीडेड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज 15 ml ऑफ 0.5 m NaOH सोल्यूशन इज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 15 आएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आफ्टर इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.10 m सोल्यूशंस NaS42SO4 and BaOH2 have been mixed, which of following species is present in greatest concentration of solutions? कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जिसको ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट कर होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है द फार्मूला वेट ऑफ, देखिए फार्मूला वेट आपको मिला है यहाँ पे H2SO4 98, द वेट ऑफ द, जो भी आपका वेट ऑफ द सोल्यूशन इन 400 ml ऑफ 0.1 m सोल्यूशंस, तो क्या वेट होगा, द वेट ऑफ द सोल्यूशन इन 400 ml ऑफ 0.1 m सोल्यूशंस इज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। सारे क्वेश्चंस को आप करिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी रहेगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, O2 एंड N2 आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाई वेट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो रेशियो तो बहुत आसानी से आपका इसका निकल जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 18 है, तो रेशियो जब निकालेंगे तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट भी कर सकते हैं, तब भी आपका रेशियो निकल जाएगा। किस तरीके से करते हैं दोनों का, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर डी आना चाहिए, डी आएगा। एक बार इसको ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, व्हाट वेट ऑफ डाइबेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 200 इन 100 ml सोल्यूशन, इन 100 ml सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, प्रेजेंट इन डेसी नॉर्मल सोल्यूशंस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ एसिड लगाएंगे इनटू, आप जब लिखेंगे नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे, और जो आपको गिवन है सोल्यूशंस इन लीटर में तो उसको लगाएंगे तो आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इसका जो 19 का आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा वो 1 ग्राम आएगा। 1 ग्राम किसी ऑप्शन में दिया है, सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप जरूर देखिए। व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग गैसेज कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कौन सी गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो यहाँ पे पहली गैस क्या है, 4 ग्राम ऑफ वाटर है, 4 ग्राम ऑफ वाटर यानी 4/18 कर दीजिएगा,
उसके बाद क्या है 2 ग्राम ऑफ मार्स गैस। तो आपको मार्स गैस का फार्मूला पता होना चाहिए। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग देखेंगे लिखेंगे मार्स गैस का फार्मूला क्या होता है। दूसरा है PCl5 का लिखेंगे 4 ग्राम 4 उसका लिखेंगे। इसी तरीके से फास्जीन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है COCl2। तो दूसरा अगला आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उस PCl5 में आएंगे। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। पूछा था लिस्ट, पूछा था ना, कम पूछा था, सबसे कम PCl5 में आएंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम, आइसोटोनिक सोल्यूशन जो बनते हैं उसका क्या होता है, सेम मोलर कंसंट्रेशन होता है। तो आपको पता चल गया, पहला यही आंसर सही होगा, सेम मोलर कंसंट्रेशन होता है। जो सोल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KBS इतना लंबा प्रश्न नहीं पूछेगा जिसको आप सॉल्व ही ना कर पाओ 1 से 2 मिनट में। एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन मेड अप टू 500 ml दी मोलरिटी ऑफ दी सोल्यूशंस की मोलरिटी आप कैसे निकालेंगे। तो बेट बाई आप मालिकुलर बेट करते हैं इनटू वॉल्यूम अगर ml करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, एकदम फार्मूले पे ही बेस्ड है। तो इसका जो आंसर आएगा 22 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.2। देखिए किसी ऑप्शन में 0.2 गिवन है, हाँ तो ऑप्शन बी में 0.2 गिवन है। चलो, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO सोल्यूशन दैट हैज डेंसिटी इज 1.84 ग्राम cc एट 50-100 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन 98% बाई वेट। यही सोल्यूशंस प्रीवियस ईयर्स में आया था क्वेश्चंस, अभी 2018 वाले में मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी ये क्लास मैंने ली हुई है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो इसकी जो सोल्यूशंस आएगी वो जो वैल्यू आएगी 23 का 18.4 m आएगा, 18.4 m आएगा। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, हम राइट आंसर बता दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बहुत कम समय है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास बताना है किसी भी मेटल्स का। इस इक्विवेलेंट मास जब आप इसका निकालेंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एनुअस सोल्यूशन रिक्वायर्ड इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। 27 का अगर होगा तो इसमें क्या पूछा है, देन दी मालिकुलर मास ऑफ दी एसिड का आपको मालिकुलर मास निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम MCQs लेके आइए, तो MCQs आ गया, आप इसको अब सॉल्व करिए बैठ के। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में क्या पूछा है, मालिकुलर मास ऑफ दी एसिड पूछा है 27 नंबर में। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 28 में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.40 m NaCl स्टार्टिंग विथ 100 ml ऑफ 0.30 m NaCl। तो क्या होगा, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, ऐड 0.10 ml मोल NaCl। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। आगे भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट MCQs हमने लिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी पूछा दी कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 m बेरी CH3OH वेरी नियरली इक्वल टू व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन जो होगा, तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम 31 की तरफ। जो 31 नंबर क्वेश्चन होगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका भी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। 33 का जो राइट आंसर होगा, 33 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। अब हम 34 का राइट आंसर देखेंगे। यहाँ पे भी मोलरिटी पूछा है क्वेश्चंस में, बहुत आसान वाले प्रश्न है, इसका सी ऑप्शन होगा। 35 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मलिटी पूछा है कि नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशंस कितना होगा। तो इसकी नॉर्मलिटी जो आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नॉर्मलिटी n/2 आएगी। अगला क्वेश्चन है, दी हाउ मच वाटर इज नीडेड
टू डायलूट 10 ml ऑफ 10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक एग्जैक्टली डेसिनॉर्मल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 का, वो राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो नॉर्मलिटी पूछा है 10% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका जो नॉर्मलिटी बहुत आसान वाला प्रश्न है, इसको जरूर करिएगा सॉल्व। तो इसको सी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 38, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 38 का राइट क्वेश्चन क्या है, बी वाला है। हम कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों को कराना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आपके दिमाग में सारे फार्मूले होंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 39 का नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 40 नंबर अगर हम देखें तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एचसीएल सॉल्यूशंस पूछा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। तो 41 का क्या होगा, सी वाला होगा। अब 42 नंबर आप क्वेश्चंस देखेंगे, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो 42 नंबर्स में अगर हम बात करें, 42 नंबर्स में क्वेश्चंस में जो NaCl का स्ट्रेंथ पूछा है 42 में, इसका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर हम 43 में बात करें तो इसका राइट आंसर बी होगा। 44 नंबर की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट एसिड पूछा है इसमें भी 44 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 45 है। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसी तरीके से 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अब हम देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी आएगा। अगला हम देखेंगे, ये सब देखिए प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। इन सारे प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में बेस्ट स्कोर करा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आप 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। नॉर्मलिटी बराबर क्या है, मोलरिटी दिया है इंटू एन फैक्टर से कर देंगे। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगर 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगर हम 53 नंबर की प्रश्न की बात करें तो 53 नंबर वाले प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और 54 नंबर वाले प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और 55 नंबर वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसी तरीके से 56 नंबर वाले प्रश्न का आंसर देखते हैं तो इसका आंसर डी होगा। अब हम देखते हैं अगले कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, कम से कम 100 प्रश्न तो हम कंप्लीट ही कर दें। 57 नंबर वाला जो प्रश्न है इसका भी राइट आंसर आप लोग देखेंगे ए होगा। कुछ स्टूडेंट की मांग थी मैम MCQs लेके आइए, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामों में कई बार पूछे गए जो प्रश्न है उन सभी को MCQs के रूप में लिए हैं। बस हम आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं। 58 नंबर अगर हम प्रश्न देखें तो 58 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 59 नंबर का अगर हम प्रश्न देखें तो इसका राइट आंसर बी होगा। 60 नंबर का अगर हम प्रश्न देखें तो 60 नंबर वाले प्रश्न में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए भी पूछा है कि क्या रिक्वायर्ड होगी, तो 60 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो भी ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे 2 मोल्स मिक्सचर्स बन रहे हैं और यहाँ पे क्या पूछा है, किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स वाई एंड जेड, तो इसके लिए क्या होगा 61 के लिए क्या होगा, ए होगा। 62 क्या होगा, मोलरिटी इज द मोस्ट इनकन्वीनियंट यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बिकॉज इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड हैज़ नो यूनिट। क्या इसका कारण हो सकता है, देखिए इसका कारण सी वाला हो सकता है, इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड्स, इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड्स। अगला है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ ए बाइनरी सोल्यूशन इज ऑलवेज। तो क्या होता है जब मोल फ्रैक्शंस को करते हैं तो 63 नंबर का जो राइट प्रश्न आप देखेंगे इसका आंसर सी होगा, एग्जैक्टली 1। 64 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 2 सोल्यूशंस हैं उसको कंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे मोल फ्रैक्शंस वाटर और एल्कोहल्स का क्या होगा, तो 64 नंबर का राइट आंसर सी आएगा। अब मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी बताना है यहाँ पे 65 नंबर में, तो इसका राइट आंसर सी आएगा। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर्स, तो प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी आएगी, तो प्योर वाटर की जो मोलरिटी आती है 66 नंबर का आंसर ए होगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, अभी आगे मैंने नोट्स में इसी क्वेश्चन को लिया था। अगला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे वेट कितना दिया है
18 दिया है, सॉरी 180 ग्राम दिया है, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा इसका आंसर। देखिए कितना आसान प्रश्न था। 67 का क्या होगा, 67 का राइट आंसर बी होगा। देखिए बी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर अगर हम प्रश्न की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इन 1000 ml ऑफ 3 मोलर सोल्यूशंस। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके KCl के 1000 ml में, 1000 ml में 3 मोलर सोल्यूशंस में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 68 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 69 का जो राइट आंसर क्या होगा वो बी होगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न को। 70 नंबर का जो प्रश्न होगा 70 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर का प्रश्न क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। 72 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ यूरिया पूछा गया है। तो मोल फ्रैक्शंस के लिए मैंने बहुत सारे आपको फार्मूले बताए हैं ना, कि आप कैसे निकालते थे, यक्स ए डिवाइड बाई यक्स ए प्लस यक्स बी, इस तरीके से आप निकाल रहे थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर 72 का आएगा वो डी वाला आंसर राइट आएगा। एक बार निकाल के आप चेक करिएगा। अगला देखिएगा 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर का जो प्रश्न होगा वो 73 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम देखते हैं 74 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आएगा। अब 75 नंबर प्रश्न देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 75 का सी आएगा। अब 76 नंबर के प्रश्न देखेंगे। 76 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है 76 नंबर में, इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बैलूम पूछा गया है कितना रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो 77 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है मोलरिटी ऑफ ए गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सोल्यूशन इज 3m, इट्स नॉर्मलिटी इज 78। 78 का क्या होगा, डी होगा। 79 की अगर हम बात करें तो 79 का राइट आंसर ए होगा। अगर हम 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगर हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों के हम सॉल्यूशंस तो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि समय आपके पास 5 to 6 डेज है केवीएस के लिए। तो आप क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। आप 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फार्मूले सारे लर्न हो जाएंगे। अब 81 नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसका राइट आंसर 1 होगा। 82 नंबर का प्रश्न अगर आप देखते हैं तो 82 नंबर के प्रश्न में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। इस तरीके से 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे आपके 84 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर है, 85 नंबर का राइट आंसर सी आएगा। 86 नंबर की अगर हम प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। व्हिच ऑफ द हैवीएस्ट, तो हमने क्या कहा था कि जो इसका मास गिवन है 25 जैसे गिवन है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा। 87 नंबर का प्रश्न है। 87 नंबर का जो राइट आंसर आना चाहिए ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 2 मोल ऑफ वाटर दिया है, 2 मोल्स ऑफ H2O दिया है, तो 2 इंटू H2O की मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 32। 4 ग्राम O2 दिया है तो O2 के लिए क्या होगा 4 इंटू क्या करिए, इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 2 ऑक्सीजन 16 होगा टोटल इसका वेट, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से CO2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, किसका वेट हैवीएस्ट कौन होगा। तो हैवीएस्ट के लिए आपको डिवीजन नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वहाँ पे नंबर आप मोल्स शायद निकाल रहे थे आप। देखेंगे 88 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, दी प्रेशर अंडर हुइच द लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड दी, तो क्या उसे कहते हैं जहाँ पे लिक्विड और वेपर कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ऐसे प्रेशर्स को आप क्या कहते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है। 88 नंबर के प्रश्न का आप राइट आंसर अगर देखेंगे तो 88 नंबर का राइट आंसर डी होगा। उसे आप क्या कहते हैं, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर्स कहते हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, तो उसे क्या कहेंगे, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर्स।
द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड दी। हाँ, तो इसी क्या कहते हैं, बॉइलिंग, इसी क्या कहते हैं। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यही मैंने बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन में भी आज ही आगे लर्न कराया है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, जब किसी का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ए सब्सटेंस विल बी डेलिक्वेंट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, लेस देन ऑफ दी वाटर वेपर इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 90 आप देखेंगे, 90 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे देखिए मार्क भी हुआ है। 91 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा। दूसरा देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि निगेटिव डेविएशंस में क्या होता है, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा बी मिक्स जो होता है लेस देन 0 होता है। कितना अच्छा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 92 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया था द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन वाटर विल बी, तो इसको आप निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट वाटर विल बी की किस तरीके से निकालेंगे। तो 93 नंबर का जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा राइट आंसर 93 नंबर का ए वाला राइट आंसर आएगा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। याद कर लीजिए इसको। दी एक मिनट, दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज वाटर विल बी बिलो 0 डिग्री। 1% सोल्यूशन ऑफ CaNO3 हैज फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका कितना होगा, 94 नंबर का राइट आंसर बी आएगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो था, इसका भी लेस देन है। दी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर डिपेंड अपॉन दी, क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बताना है तो किस पे डिपेंड करेगा, तो 95 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 96 है 10 ml ऑफ एसीटोन इज मिक्सड विथ 100 ml ऑफ H2O, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एबव द सोल्यूशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, डी होगा, मोर देन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स किसे कहते हैं। तो 97 नंबर प्रश्न कह रहा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बताइए, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा एजियोट्रोपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। 98 नंबर है, यहाँ पे मिक्सचर्स पूछा है, टू कम्प्लीटली मिक्स विद नॉन आइडियल लिक्विड्स व्हिच डिस्टिल एट सच विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एज दो इट बेयर ए प्योर लिक्विड, दिस मिक्सचर इज नोन एज। तो 98 नंबर का राइट आंसर देखेंगे बी होगा, ऐसे मिक्सचर्स को एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। आप इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। अगला यहाँ पे देखिएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, किसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। Both an equimolar aqueous solution of glucose, sodium chloride and barium nitrate as compared. The relative vapor pressure will be in following order. जो relative vapor pressure होगा वो किस आर्डर में होगा, तो देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए ना, नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में आएंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 3 आएंगे, NaCl में 2 आएंगे, ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल्स 1 रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए 99 नंबर का राइट आंसर सी आना चाहिए, तो राइट आंसर सी होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने आपको फार्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तब। सोल्यूशन हुई डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन और कॉल्ड, ऐसे सोल्यूशंस को आप क्या कहेंगे, तो 100 नंबर का राइट आंसर बी है, ऐसे सोल्यूशंस को आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहेंगे। 101 का देखेंगे, 101 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 101 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 101 का राइट आंसर डी होगा। एक बार हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, वीडियो बहुत लार्ज हो जा रही है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन अपॉन डिपेंड अपॉन, तो आंसर सी होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दी सोल्यूशंस। अगला दिया गया है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए मैंने क्या बताया था, क्लोरोफॉर्म तो उसमें था, उसमें क्लोरोफॉर्म था।
आप इसमें देखेंगे जो पॉजिटिव डेविएशंस गैसेस शो कर रही हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के कुछ प्रश्न मैंने आपसे वहाँ पे कराए थे। तो इसमें जो होगा डी वाला CS2 और एसीटोन, CS2 और एसीटोन का मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिया होगा प्रीवियस, जहाँ पे मैंने डेविएशंस के बारे में बताया है कि अगर कहीं पे एग्जाम्पल्स आपको मिला होगा पॉजिटिव डेविएशंस का, तो एसीटोन और CS2 अगर कहीं पे आपको मिल रहा है तो वहाँ पे भी पॉजिटिव डेविएशंस हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन का ये भी का आपको एग्जाम्पल्स है। अगला हम देखेंगे व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिंग प्रॉपर्टी। तो आपने क्या क्या पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी आगे पढ़ा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ा है। तो 104 का राइट आंसर बचा है क्या, जो राइट आंसर बचा है इसमें कि कौन सा नहीं होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, यही एक बचा है। व्हिच इज नॉट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और क्या नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा। 105 का राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा और इसका सी वाला होगा। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिल गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आप देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपने पढ़ा है, विस्कोसिटी भी आपने पढ़ा है, पूछा है कि इजे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सोल्यूशन किसके द्वारा देते हैं, तो P माइनस P नॉट डिवाइड बाई P नॉट। तो आप देखेंगे 107 नंबर, 107 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए होगा, P नॉट माइनस P डिवाइड बाई P नॉट। तो इसी से देंगे 107 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, राउट लॉ स्टेट दे, राउट लॉ क्या कहता है, राउट लॉ कहता है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यही ऑप्शन बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ए सोल्यूशन दैट ओबे राउट लॉ, ऐसा सोल्यूशंस क्या होगा जो राउट लॉ को फॉलो करेगा। तो अभी आपने आगे पढ़ा कि वो सोल्यूशंस क्या कहलाएगा, उस सोल्यूशंस आपका कहलाएगा आइडियल सोल्यूशन। 109 का सी होगा। अगला देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वेपर प्रेशर आपका पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका जब आंसर आप सॉल्व करेंगे तो ए वाला राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ, तो किसके बराबर होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स, तो किसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 1111 का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। अगला प्रश्न, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, बी। 112 है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशंस होता है तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूट किसके बराबर होता है। 112 की अगर बात करें तो क्या होगा, डी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है जो राउट लॉ का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। 114 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे वन 115 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 1116 का अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका भी ए होगा। और भी हम यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिसका आपको आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। 117 की अगर बात करें तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस के लिए हमने क्या बताया था कि इट मस्ट ओबे राउट लॉ। 117 का राइट आंसर क्या होगा, आइडियल के लिए नॉट करेक्ट पूछा है, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है वो, एक क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से जरूर पढ़ा करें, पूछ क्या रहा है, तो नॉट करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, अगर बेंजीन और टॉलुइन की मिक्सचर्स की हम बात करें तो क्या होगा, आइडियल होगा कि नॉन आइडियल, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए एग्जांपल्स बताया गया था। 118 का राइट आंसर ए होगा। फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूट
फ्रॉम टू कंपोनेंट कैन बी कंसिडर एज, तो दो कंपोनेंट्स में अगर सॉल्यूट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, 119 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है राइट आंसर। द सोल्यूशन व्हिच शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ आर कॉल्ड, आर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। 120 का राइट आंसर डी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, तो क्या होगा, वाटर प्लस HCl। अगर बात करें दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, बेंजीन प्लस मेथेनॉल, तो कौन सा आपका पूछा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ से शो करता है, तो 121 का राइट आंसर क्या है, बेंजीन प्लस मेथेनॉल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ से शो करता है, तो देखिएगा कौन सा शो करता है इसमें पॉजिटिव डेविएशन, 122 का राइट आंसर जो आएगा, 122 का राइट आंसर बी होगा। साइक्लोहेक्सिन और एथेनॉल, हमने वाटर प्लस एथेनॉल, इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, नेगेटिव डेविएशंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव डेविएशंस आपके कौन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशंस, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेगेटिव डेविएशंस आपका सी वाला शो करेगा, एस्टोन और क्लोरोफॉर्म। एस्टोन और क्लोरोफॉर्म कहीं भी मिलेगा नेगेटिव। इफ लिक्विड ए एंड बी फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन, तो उसका क्या होगा, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, तो क्या होगा, दी फ्री एनर्जी एज वेल एज दी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। 124 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए होगा, एंथैल्पी उसकी जीरो होगी। As azeotropic solutions of two liquid has boiling point lower than either of them when it is, तो यहाँ पे इसका 125 अगर है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। एक मिनट, सी होगा। 126 की अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर ए होगा। अब देखिए एसीटोन और एथेनॉल का सोल्यूशंस क्या शो कर रहा था, आगे मैंने एग्जांपल्स में इसको बताया था, पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट, तो क्या कर देता है, लेस कर देता है। तो इसका राइट आंसर 128 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, कम कर देता है वेपर प्रेशर को अगर नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो। अब 129 की बात करें तो 129 का जो राइट आंसर होगा, 129 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, और 130 का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। 131 का अगर हम बात करें तो 131 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आपने क्या किया था, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। 132 का अगर हम बात करें तो 132 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। मोलिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से 133 की अगर हम बात करें तो 133 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 134 नंबर प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर डी होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। 135 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 136 का राइट आंसर सी होगा। और 137 की अगर हम बात करें तो 137 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। 138 की बात करें तो राइट आंसर उसका डी होगा। वन 139 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आज चलो 149 तक ही है। 139 नंबर अगर प्रश्न की हम बात करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 140 नंबर प्रश्न में देखे हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड पूछा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 140 का, तो 140 का राइट आंसर ए होगा। 141 की अगर हम बात करें तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगर 142 नंबर प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। वन 142 का राइट आंसर बी होगा। 143 का राइट आंसर सी होगा। अब हम देखते हैं 144 नंबर प्रश्न। ये सारे प्रश्न आप लोग देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। 144 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसको हाई स्पीड में चाहे भी तो करके देख सकते हैं। आपके पास समय कम है तो इसको हाई स्पीड में भी करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे
145 नंबर की अगर हम बात करें, 145 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर आना चाहिए डी। 46 नंबर अगर प्रश्न की हम बात करें तो 46 नंबर प्रश्न में जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। और 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर सी आएगा। इसी तरीके से जो 48 नंबर प्रश्न होगा वो क्या होगा, ए होगा। और 49 नंबर प्रश्न होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। इस तरीके से इतने प्रश्न आज की सीरीज में हमने लिए थे। प्रश्न तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, तो उसी तरीके को देखते हुए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए थे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। अब आप अगले टॉपिक्स पे किस टॉपिक पे क्लास आप चाहते हैं एमसीक्यूज, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। और आज का हमारा लेक्चर्स आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर फ्रेंड। अगर आपको क्लास कैसी लगी तो अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।